हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे का केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमुना जो मणक्कम खम्मा कनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम देवी और सज्जनों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम सुन करके अच्छे अच्छे लोगों की बदलून गिरी हो जाती है। केवल सुन करके नहीं, भाई शनि आ गया, शनि के नाम से बिना जाने हुए बिना समझे हुए ज्योतिष ने, सिर्फ ज्योतिष लोगों ने ही इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि एक गरीब से गरीब और एक रईस से रईस व्यक्ति है वो भी भयभीत हो जाता है केवल शनि का नाम सुनकर के। ऐसा लगता है कि यमराज का आगमन हो गया। देवी और सज्जनों, इसी विषय पर में शनि की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बताई गई है, लोगों को बता बता करके डराई जाती है। आज हमारे साथ शनि के कहानियों का सही अर्थ बताने के लिए, शनि के साढ़े साथी के लिए, ढैया के नाम पर में जो आपको बेवकूफ बनाया जाता है, शनि की महादशा अंतर्दशा के नाम पर में जो आपको बेवकूफ बनाया जाता है, संपूर्ण शनि पर में जो आपको बेवकूफ बनाया जाता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हैं हमारे साथ गुरुदेव डॉक्टर अजय भामिक जी महाराज। नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। सर आप कैसे? राधे राधे। मैं बहुत अच्छा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आपसे ज्यादा विद्वान इस हिंदुस्तान में अभी ज्योतिष के क्षेत्र में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस विषय पर में सही तरीके से जनता को सही चीज से अवगत करवा सके। आज जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बताऊं कि आपके पास आने से पहले बहुत दिन था, बहुत दिन से 17 लाख पर में अटका हुआ था सब्सक्राइबर, और कल रात में 18 लाख कंप्लीट हो। शनि पर में चर्चा शुरू करने से पहले वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शनि कौन है, शनि के बारे में इतनी सारी जो भ्रांतियां हैं सो क्यों हैं, और ये सब फैल गई आखिर कैसे? बाकी के ग्रहों के बारे में तो ऐसा नहीं है कुछ। देखिए, शनि को अगर हम समझे तो जब बाकी सारे ग्रह बने, जी, सूर्य बना, बृहस्पति बना, ये बना, वो बना, तो उसके बाद में क्या हुआ कि आकाश में सूर्य का जो ताप है बढ़ने लगा। ठीक है, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सूर्य का ताप बढ़ने लगा, उसकी फर्नेसेस में बहुत सारी गैसेस निकलने लगी और इतना उसमें से आयरन निकला, लोहा निकलता चला गया और ऐसा लगा दुनिया में कि ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। अच्छा, इस तरह का सीन हो गया, बड़ा भयावह सीन हो गया और पूरी दुनिया में अंधकार ही हो गया, जलने लगा दोबारा से। अच्छा। पृथ्वी में जीवन की जो यात्रा शुरू हो रही थी वो भी रुक गई। अच्छा। और वहां जाके बहुत दूर कहीं जाकर वो जो जितना लावा था, आयरन था, वो एकत्रित हो गया और एकत्रित हो गया। उसके बाद में वो एक ग्रह के रूप में बन गया। जैसे जो ग्रह के इतना ज्यादा लावा था, ग्रह के रूप में बना। वो ग्रह शनि था और शनि के बनते ही सूर्य कंट्रोल में आ गया। अच्छा, तो ये ब्रह्मांड कंट्रोल में आ गया, सोलर सिस्टम कंट्रोल में आ गया। ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। इसलिए हमने कहानी क्या रची, हमारे को कहानी रची हमने कि जब सूर्य के वहां शनि पैदा हुआ तो हमने पहले तो उसकी पत्नी संज्ञा, उसकी बात करते हैं। संज्ञा उसका तेज ताप झेल नहीं पा रही, उसका झेल नहीं पा रही, तो अपने जैसी एक प्रतिमूर्ति बनाकर या छाया बनाकर उसको छोड़ जाती है। उस सूर्य छाया के साथ रमण करते हैं, वहां से शनि पैदा होता है। हमने कहानी लिखी, फिर उन्होंने शनि को बहुत दूर अंधकार में फेंक दिया। वही कहानी है। बहुत दूर जाके गिरा लावा और शनि एक अलग स्थिति में है। तो शनि के आने के बाद ही सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया, इसलिए शनि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि जीवन हर जगह संभव है, शनि पर संभव नहीं। शनि पर संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो जीवन दाता है। तो वहां जो जीवन दाता है वो आपका दूर से ही जीवन दे रहा है, उसके पास जाके नहीं कर सकते आप। उसका दूर, इसलिए शनि जब आता है कुंडली में 7.5 में आता है तो घबराहट हो जाती है। क्या सही बात है, और घबराहट होती है, और सबसे ज्यादा ज्योतिषों ने घबराहट होती तो कम ही है, लेकिन कुछ जो कहते हैं ना अधगर गगरी छलकत जाने वाली जो बात होती है, ऐसे लोग जो हैं सो इसको विशेष तौर पर में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और आज देखो, पहली बार विज्ञान और आध्यात्म दोनों को जोड़ करके बहुत अच्छा आपने ये निकाला। मतलब दर्शक जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो भी तुरंत कनेक्ट कर जाएंगे इन चीजों से।
अच्छा, हम लोग कुछ कहानियों के बारे में सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, और मैं भी कह रहा था आपको कि महादेव को जब पता चला जो उनके ऊपर में शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है, तो लोग कहते हैं कि महादेव भाग गए वहां से। जैसे ही पता चला कि भाग करके बनारस आ गए, गंगा जी में जाकर के छुप गए। जो भाई, यानी कि ज्योतिष इस प्रकार से बताते हैं कि शनि से महादेव भी डरते हैं, तो तुम क्यों नहीं डरोगे? नहीं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसमें क्या? देखिए, कहानी जो था ना, ये मजाक की कहानी थी, हाँ। जोक था अच्छा, अच्छा। जब हम ज्योतिष पढ़ते थे, ये मजाक था। अच्छा। ऐसे ही हाँ। जोक ही सुनाते, अब जोक सुनाते कि महादेव को मालूम पड़ा शनि आ रहा है, तो पार्वती माँ से बोले कि सर तुम जाओ अपने मायके, और नंदी से बोले तुम भी जाओ भैया, बच्चों से बोले, सांप से बोले तुम जाओ, और जाके काशी में गंगा में जब वो डुबकी लगाने को हो रहे थे, तो शनि आता हुआ उन्हें दिखा। हाँ। ऐसी कहानी, आता हुआ दिखा। तो उसके बाद में चले गए, 7.5 साल जब वो निकले, तो शनि जा रहा था। अरे शनि रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे। अरे महाराज कहाँ भी आया, 7.5 साल तो हो गए। ये जोक था, बेसिकली जोक था। इसको लोगों ने एकदम इसको क्या बोला कि अगर महादेव का ऐसा बुरा हाल हो सकता है, तुम्हारी ऐसी दरअसल क्या था, महादेव को मालूम था कि 7.5 आ रही है, उनको सब कुछ मालूम है कि 7.5 आ रही है, और इसलिए ये सबसे बढ़िया समय है ध्यान का। इस समय कोई और मुझे तंग नहीं करेगा, कोई देवी देवता नहीं आएगा कुछ मांगने। शनि वहां खड़ा रहता है तो कोई दूसरे की हिम्मत नहीं होती। तो मेरे लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं है ध्यान में जाने का। शिव तो ध्यान में रहते हैं, ध्यान में ही रहते हैं, वो तो पूरी जिंदगी ध्यान में रहते हैं। उन्होंने तो बहुत लिमिटेड गृहस्थ और ये सब किया है ना। तो वो कहते हैं ये आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, तो मैं चले गए अपने ध्यान में, जब जा रहा है। तो ये था पूरा, जो इतने में शनि निकल गया, वो उनके लिए सबसे बेहतरीन समय था। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेटर हैं, उनके लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। जो 7.5 आए तो अपना ध्यान रखो, तो आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। मतलब ये हुआ, महादेव ने अपने ऊपर कंसंट्रेट करा, ना कि शनि से डर गए थे। और शनि से पूजा कर रहा है, और महादेव ने शनि को ग्रह बनाया, तो उससे क्या दिक्कत है? तो लोगों ने, ज्योतिषियों ने ऐसी तैसी कर दी सही बात है। यानी कि अर्थ ये हो गया हमारे दर्शकों, जो महादेव शनि से डर करके नहीं भाग गए थे, वो ये था कि शनि की 7.5 आ रही है, तो मेरा काम तो ध्यान करना है। तो मैं इससे अच्छा कभी भी जीवन में मौका नहीं आएगा जब मैं अच्छे तरीके से ध्यान कर पाऊंगा, यानी कि अपना काम करो, अपना काम करेगा। यानी कि आपके कहने का अर्थ यह है कि शनि की 7.5 में और जोर शोर से काम करना चाहिए। अगर अपने जीवन में, आपके जीवन ऑर्गेनाइज है, अनुशासित है, सिस्टमेटिक है, तो शनि बड़ा प्रसन्न है। शनि आपको तंग ही नहीं करता। होता क्या है कि आपने पहले तो मजे करे, काम धाम करा नहीं, अब शनि आ गया, अब आपको लगता है काम बढ़ गया, फिर आप खुद ही रुकावट हो। रुकावट तो आप ही थे, आप काम नहीं कर रहे थे, रुकावट कौन था? दूसरा तो आप ये मान लीजिए लड़का है, मान लीजिए एग्जाम दे रहा है, पूरे साल के साथ तो पढ़ा दी, अब एग्जाम आ रहा है, अब उसको ऐसे हो रहा है, तो पानी हो रहा है, तो वो अलग बात है। तो जो वो लोग जो अनुशासित नहीं है, जो सिस्टमेटिक नहीं है, जो ऑर्डरली नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं है, उनके लिए शनि जो है तो व्यवस्था सिखाने आता है कि देखो एक करना पड़ेगा। हाँ, ये कहने आता है कि तुम ठीक से आज हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आदमी ना बाप की सुनता है, ना माँ की सुनता है, ना गुरु की सुनता है, ना यार की सुनता है, लेकिन शनि की सुनता है कि शनि भीतर से निकल गया। एक और कहानी हम लोग सुनते हैं, इसमें बहुत अच्छा डिवोट किया आपने, राजा विक्रमादित्य के बारे में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो राजा विक्रमादित्य ने दरबार में ब्राह्मणों को बुलाया, और वहां पर मैं उनसे पूछना शुरू किया कि प्रत्येक ग्रह के बारे में, जो सूर्य क्या है, शनि क्या है, राहु केतु बुध गुरु शुक्र, सब के बारे में पूछना शुरू किया। तो इसमें कहानी इस प्रकार से आती है, जो राजा विक्रमादित्य जब इस विषय पर में चर्चा कर रहे थे, तो शनि ऊपर से जा रहा था, और राजा विक्रमादित्य ने शनि को कुछ बुरा भला कह दिया। कहा कि ये तो सबसे पापी ग्रह है, ये तो सबसे बेकार ग्रह है, इसमें तो अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। और फिर सुनने में आता है कि शनि ने उनके ऊपर में दृष्टि डाल दी, और वो काफी परेशान हो गए। राज्य का इसका क्या कहानी ये थी कि राजा विक्रमादित्य ने सब ग्रहों को के बारे में जानना चाहा, तो उसने कहा कि 9-10 पंडित बुलाए,
तो जो बस मान लीजिए आप सूर्य के बारे में जानते हैं बढ़िया से, आपसे सूर्य की बात की, जो चंद्र के बारे में, जो चंद्र के उपासक थे चंद्र की बात की, बुध के उपासक थे, तो ऐसे सबके उपासक थे। तो वो सबसे पूछ रहा था, तो सूर्य की बात आई, इसकी बात आई, जब शनि की बात आई तो उसने बोला कि साहब इसने तो अपने बाप को ही नहीं छोड़ा, जला दिया था, दृष्टि इतनी खराब है। तो वो विक्रमादित्य उसको बुरा भला कहने लगा, शनि तो बहुत दो कौड़ी का ग्रह है, घटिया ग्रह है, इसको कैसा नहीं करना चाहिए था, उसका बाप था, ये था, वो था। शनि गुजर रहा है ऊपर से जा रहे। वो कह रहा है शनि कि तेरे को जानता नहीं, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, तू कहानी सुन, मन बहरा, लेकिन मेरी गाली क्यों दे रहा है? अब तो मुझे गाली दे रहा है, तो बेटा सुन, मैं आता हूँ। और उधर वो शनि भी उसके ऊपर आ जाता है, और यही समय उसकी 7.5 का भी था। अच्छा, 7.5 का था। तो फिर कहानियां कई चलती रहती है, फिर सारी कहानियां हैं, और उस कहानियों में ये किताब बहुत बढ़िया किताब थी, एक विदेशी ने लिखी थी। अच्छा। और उसमें किताब में लिखा हुआ था कि इस किताब को आप नहीं खरीदोगे, शनि खरीदवाएगा, शनि चाहेगा तो आप इस किताब को खरीदोगे, तो ना नहीं, आप इस किताब को नहीं खरीदोगे। शनि के बारे में कहानी थी, और ये किताब करीब 30 साल पहले आई थी। अच्छा। इंग्लिश में है, मैंने तब पढ़ी थी, मेरे को आपने बोला तो याद आ गया। हाँ, तो इसमें मतलब शनि क्या सीख देना चाह रहा है राजा विक्रमादित्य को ये करके? शनि ये सीख देना चाह रहा है कि भाई साहब अपना काम कीजिए, आप वो प्रपंच में क्यों फंसते हैं? जो आपका विषय नहीं है, जो आप करते नहीं, मान लो वो उसने शनि की बुराई की, आप शनि की तो नहीं करोगे, आप अपने किसी दूसरे मित्र की करोगे, लोगों को करोगे, माँ की करोगे, बाप की करोगे, दोस्त की करोगे, ऐसी किसी न किसी का शिकायत नहीं करते रहोगे, आप उल्टा पुल्टा काम कर दोगे, तो फिर वो आपको दंडित करेगा, रास्ते में लाएगा कि आपको तमीज से रहना पड़ेगा। जब वो आदमी आपसे कुछ नहीं कह रहा है, देखो शनि 2 तरह से काम करता है। ठीक है। अगर आप अत्याचार कर रहे हैं तो वो शनि आपको दंड देता है, और जो अत्याचार इस पे हो रहे हैं उसको भी दंड देता है। तो क्यों सह रहा है? अच्छा, तो सह क्यों रहा है? ये दोनों तरफ की दुधारी तलवार है, जो झेल रहा है फालतू में गलत बात, इसीलिए शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं ना कि जो गलत को सहन कर रहा है वो भी तो गलत है ना, तो शनि उसको भी डंडा मारता है कि तुम क्यों झेल रहा है, और जो मार रहा है उसको भी दोनों तरफ। तो इसलिए न्याय दंडाधिकारी दोनों तरफ है। यानी कि किसी की शिकायत आप करते हो, किसी को डैमेज करते हो, नुकसान करने का प्रयास करते हो, तो जिस प्रकार से राजा विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं थे, हिंदुस्तान में पंचांग की शुरुआत उन्होंने ही किया। हमारा जो शक संवत है, विक्रम संवत है, उन्हीं के नाम से शुरू हुआ, और उनको जब नहीं छोड़ा तो बुरे कर्मों का फल तो वो देगा। तो सबसे पहले तो शनि से नहीं डरना है, अपने कर्मों से डरना है कि आप बुरा नहीं करो, नहीं ठीक। और दूसरा क्या है, 7.5 में क्या होता है, 7.5 में आपके बाकी संपर्क खत्म होना शुरू हो जाते हैं, या तो आदमी का ट्रांसफर हो जाएगा, मान लो घर में रहता है तो कॉलेज में पढ़ने से बड़ा हो गया, इस तरह के खेल होते हैं, या उसका ट्रांसफर हो गया, या बाकी लोग इधर उधर चले गए, वो विदेश चला गया। तो आपको अब अपने आप को संभालना है, यानी कि चाहने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, आप अकेले हो जाते हो। तो शनि कहता अकेले तो कैसे मैनेज करता है ये बता, ये देखना चाहता है तेरे अकेले की दम क्या है। और उसमें आदमी घबराता है कि अकेला उसी में अगर वो संभाल लिया तो फिर वो समझ लिया। तो इसलिए हर आदमी की जिंदगी में 30 साल में शनि 12.5 साल तक उसको बीच बीच में पकड़ता रहता। अच्छा, एक आदमी की जिंदगी में 7.5 लगभग कितने बार आती है? देखिए 2 बार तो आसानी से आ जाती है, 3 बार भी आ जाती है, किसी को अंतिम चरण में भी पकड़ में जो, क्योंकि लंबा समय होता है। एक्चुअली साउथ इंडिया में क्या करते हैं, साउथ इंडिया में जब तीसरी 7.5 आती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हाँ, उसका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक आदमी की सारी समस्याएं पूरी हो चुकी होती है। मान लो बचपन में भी हुआ, 60 में दूसरी निकल गई, तीसरी 80-90 भी आएगी, 80 के आसपास आएगी, 80-90 पे उसकी जरूरत कुछ होती नहीं, तो सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका 2nd और 3rd को सेलिब्रेट करते हैं, और 2nd थोड़ी सी कष्ट होती है, 3rd अधिकतर कष्ट होती है। हम लोग इस वीडियो में सभी राशियों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जानेंगे, और शनि से सुरक्षा आपकी कैसे हो ये भी जानेंगे। आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि फिर दोबारा इन सब विषयों पर में और इतना गूढ़ रहस्य से चर्चा मुझे नहीं लगता हो पाएगा। शनि जो है सो सर 29 मार्च को रात को 11:01 में राशि परिवर्तन कर रहा है। करेक्ट। वो मीन राशि में जा रहा है।
तो हम लोग चर्चा मेष राशि से ही शुरू करेंगे, उसके बाद फिर अंतिम में रत्न वगैरह पर भी चर्चा करेंगे शनि का। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में शनि जा रहा है, ये क्या प्रभाव है? 12वें भाव में तो जा रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन जो मेष राशि है उससे जो शनि के जो स्वामित्व है वो दशम और 11वें भाव का स्वामी मालिक है, तो वहां पर दोनों ही भाव उसके अपने अपने हैं। दशम में उसका राज्य है और एकादश में लाभ है, ऐसा है। तो वो इस राशि के साथ ज्यादा गड़बड़ नहीं करता। 12वें घर में जाकर जब वो जाता है तो उसे जो नक्षत्र मिलते हैं, एक तो पूर्व भाद्रपदा मिलता है, उत्तर भाद्रपदा मिलता है और रेवती मिलता है। तो एक गुरु का नक्षत्र है थोड़ा सा, और दूसरा शनि का है और तीसरा बुध का है। तो शनि और बुध इसके मित्र हैं, तो यहाँ पर ज्यादा खतरनाक नहीं था। अगर और कोई ग्रह साथ में ना हो कुंडली में, अगर कुंडली में महादशा या दशा अच्छी है, फिर शनि की 7.5 उतनी खतरनाक नहीं होती। लेकिन अगर कुंडली में योग भी खराब है, दशा भी खराब है, सब कुछ खराब है, फिर ट्रांजिट घातक हो जाता है। यानी कि तब जो है, अच्छा एक चीज और बन रहा है यहाँ पर, में आपसे बेहतर चर्चा नहीं हो पाएगी इस पर में, शनि और राहु की युति बन रही है 12वें भाव में इस समय में, 29 मार्च के बाद से कुछ समय के लिए, लगभग से 2 महीना के लिए बन रही है। इसको श्रापित दोष या पिशाच जो दोष, इस प्रकार से लोग जो है सो नाम देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि एक आगे बढ़ रहा है, हाँ, एक पीछे आ रहा है, अच्छी आ रहा है। तो उन दोनों में कुछ बहुत ज्यादा हिसाब किताब बन नहीं रहा है, क्योंकि उसकी डिग्रियां कम होती जा रही हैं, इसकी कम डिग्री बढ़ती जा रही है। तो वहां पर घातक नहीं हो रहे, घातक होते जब वो 10 डिग्री के ऊपर होते, दोनों जवानी में होते, हाँ तब तो घातक होते। ऐसा हो नहीं रहा, हाँ। शनि के 2 3 4 डिग्री होंगी, उतने में 2 3 4 में गुजारा होगा, तो ज्यादा किसी को ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा। अब कहने को पिशाच योग, वो डराने की बात है, डराने की, धंधा करने के लिए तो बहुत सारे इस तरह की बातें, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप भी नहीं करते, नहीं करता भी नहीं। अच्छा, तो यानी कि मेष राशि वालों को विशेष घबराने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं, लेकिन इसके लिए इसके साथ साथ आपको अपने को अनुशासित करना, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक करना बहुत जरूरी है। जो आपने कमियां की हैं उन कमियों को पूरा करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसका दंड भी भुगतोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ चलता कर देगा कि ठीक है जाओ। अच्छा, शनि का जो परिणाम है, आपके पहले किए गए कर्मों, जो बुरे कर्म है, वो अपने पीरियड में उसका वो फल वो देता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप मान लो आप पढ़े नहीं, एग्जाम पे नहीं, तो आपको मुश्किल हो गई। आप ऑफिस में, आप आज की क्या है, वर्क एट होम है, आप घर में काम नहीं करते। अब आपके ऑफिसर को पहले तो पता लगा नहीं, क्योंकि शनि 11वें भाव में था, पता नहीं लगा। अब 12वें में आया, उसे मालूम पड़ा ये आदमी घर पे रह के तो ऐश कर रहा है, ऐश कर, उसकी नौकरी जा सकती है, फिर उसकी नौकरी जा सकती है। यानी कि वो डिमोशन आने के कारण नहीं, आपने जो पहले किया है उसका फल आपको, इसका फल मिलेगा। इसलिए शनि बोलता है कि जिंदगी में अनुशासित रहना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है अनुशासित है। हमारे यहाँ सूर्य निकलता है समय से, हमारे यहाँ सूर्य समय से अस्त होता है, हमारे यहाँ ग्रहों की सबकी चाल है, पूरा सिस्टम है। ये अपने नियम में है। हाँ, तो आप नियम के विरुद्ध में है तो खत्म। फिर आप शनि से याचना करोगे तो क्या पूजा का पाठ करोगे, तेल चढ़ाओगे, कुछ नहीं, पंडित जी का फायदा हो जाएगा। अच्छा, वृषभ राशि वालों के लिए जो है शनि कुंडली के एकादश भाव में, हाँ, और ये लगभग 2.5 साल के लिए है। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, ये जो 11 की बात हो गई, एकादश हो गया, एकादश में शनि सबसे बेहतर होता है। अच्छा, सबसे बेहतर होता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर वो पूरे चक्कर का जितना चक्र लगाया है उसने पूरे राशि वालों के लिए, उसका पूरा मिला जुला फल देने को तैयार है, और उसकी राशि बढ़िया है। और काल पुरुष की कुंडली में भी एकादश उसका अपना भाव है, वहां से आकर तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया मीन राशि में बुरा नहीं था। मीन राशि में शनि पैदा भी हुआ था। अच्छा, शनि का जन्म मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में हुआ था, तो अपने नक्षत्र में जाएगा, उससे पहले अपने नक्षत्र में जाएगा, फिर उस नक्षत्र में जाएगा, पैदा हुआ था, तो यहाँ वो ठंडा रहता है, पानी देगी। वृषभ राशि वालों को बढ़िया लाभ देता है।
और आप जो भी अपने कार्य हैं उनको बढ़ाइए, उनको करिए। नौकरी की तलाश करते हैं उसके लिए करिए, आईटीएन होना चाहते हैं उसके लिए जाइए, आईएएस के लिए जाइए, मिलिट्री में जाइए, जो भी आप करना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए अपने को तैयार करके सिस्टमेटिक करके जाइए और आपकी सफलता चुटकी मार देगी। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा कमाल का रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादश भाव है, उसका अपना भाव है। अच्छा, मिथुन राशि वालों के लिए भी कुंडली के दसम भाव में शनि का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, तो दसम भाव में कैसा रिजल्ट रहेगा? देखिए, दसम भाव में जो है वो शनि अच्छा होता है। अच्छा, और दूसरा मिथुन के लिए दशम में हो गया मीन राशि, तो मीन राशि में वो कंफर्टेबल है, वो आपको बहुत, क्योंकि अगली बार जब वो अगले राशि में जाएगा एकादश में, तो आपके लिए नीच हो जाएगा, वो फिर नीच में जाएगा, तो उसको नीच के जो फल नीच में जाएगा उतने फल नहीं देगा चाहे एकादश में हो, लेकिन वो सारे फल यहाँ एकत्रित करके देना चाहता है, अगली राशि के फल भी आपको यहाँ देना चाहता है। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ये घर के लिए घर बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, तो संतान के लिए अच्छा है, जो लोग लेखन साहित्य कला संगीत आदि से जुड़े हैं उनके लिए उसके लिए बहुत क्रिएटिव लोगों के। यानी कि मिथुन राशि वालों को भी तो कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, उपाय आप हैं, उपाय आप हैं, और ज्योतिष बोलता है उपाय समय है, समय रहते काम किया तो कोई उपाय की जरूरत नहीं। सही बात, जब हम समय रहते काम नहीं करते फिर उपाय की जरूरत सही बात है। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में शनि जा रहा है, ठीक, इसका क्या होगा? कर्क राशि में नवम भाव में जा रहा है, तो ये जो तंग करना था उसे अष्टम में कर दिया। अच्छा, अष्टम में था तब उसने जो भी उसमें परेशान करना था, दुख देना था, बीमारी देनी थी घर में किसी का, पिछले 2.5 साल उसने वहां पर कोई रियायत नहीं की और कोई उसने वहां मर्सी नहीं की, मर्सीलेस था। तो अब वो मर्सीफुल हो गया, अब वो माफी के मूड में है, आपको माफ करने के मूड में, आपकी पुरानी गलतियों को भी धोने के मूड में है। लेकिन मैं जो शनि को समझा हूँ इतने सालों में, मैं ये समझा हूँ कि जो सिस्टम में है उसके लिए शनि की 7.5 हो या शनि का अच्छा कंपोजिशन 9th हाउस में हो, वो बेहतरीन होती है, और जो अनसिस्टम में है उसको दंड तो मिलेगा। यानी कि इस समय में कर्क राशि वालों को भाग्य का खूब साथ मिलने वाला, भाग्य का साथ मिलेगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, अच्छा, आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा, आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, अच्छा, कई ऐसे काम होंगे जो आप उम्मीद नहीं करते हो जाएंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में व्यापार में बहुत बढ़िया हो सकता है, परिवार में सुख समृद्धि होगी, वाहन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। यानी कि इस समय में शनि आपके साथ है, पूर्ण रूप से साथ है। आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करें, उतना आगे आपको एकदम तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो जो बताना गुरुदेव के मुख से इन सब विषयों पर में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और आपको भी निश्चित उम्मीद करता हूँ कि समझ में चीजें आ रही होगी, ऑथेंटिक चीजों को आप पकड़ रहे होगे। सिंह राशि वालों के लिए तो अष्टम भाव में आ गया। हाँ, सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में आ गया, लेकिन अष्टम में तो आ गया वो, हाँ। लेकिन यहाँ पर वैसे तो कोई योग नहीं बनता, गोचर में योग नहीं बनते, वरना अगर कुंडली में हो तो फिर वो विपरीत राजयोग बन जाता है, गोचर में नहीं बनता, गोचर में नहीं बनता, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वो योग तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसा योग तो मूल कुंडली ही बनता है, लेकिन शनि यहाँ पर ज्यादा घातक नहीं होगा। लेकिन जिनका स्वास्थ्य खराब है उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके झगड़े झंझट हो रहे हैं ध्यान रखना पड़ेगा, पुलिस केस हो, कोर्ट केस हो, हॉस्पिटल का हो, तो ये सारे इश्यू बीच बीच में तंग करते रहेंगे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है, तो बीच बीच में शनि आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, और आपका ऐसी जगह पैसा न लगा दें जिसके लिए आप तैयार नहीं है, अचानक से धन हानि के योग, रैंडम, कई बार लोग चीटिंग कर लेते हैं, चीटिंग से बच के रहना चाहिए, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 8वां भाव जो है, कहते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट पैखाने का रास्ता वगैरह, बवासीर, पाइल्स इत्यादि का, इन सब आप जिन लोगों को इस तरह के रोग है उसको समझ के रहना पड़ेगा, और जो लोग आध्यात्मिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है, तो उनको जो है तो अपना समझ के रहना चाहिए। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पाइसेस जो है, मीन राशि जो है वो जल राशि है, तो यहाँ पर मीन में पूरा वो सब गहराई में वो जा करके और मोती चुन करके लाने वाली बात,
ठीक है। यानी कि सिंह राशि वाले जो लोग इस समय में अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी उन्नति करना चाहें उनके लिए बेहतरीन। महादेव वाला समय है। तो ध्यान करने का समय, जप तप करने का समय और गहन अध्ययन करने का समय, तो उनको सफलता विशेष मिली। अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए तो सप्तम भाव में आ रहे हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। और कन्या राशि का तो बुध का ऐसे भी शनि के साथ अच्छा ही है। एग्जैक्टली, तो दोनों की मित्रता है, वो सप्तम भाव में आ रहा है और इसको यहाँ पर नक्षत्र भी अच्छे मिलने वाले हैं, जैसा मैंने बताया। अपना इसका नक्षत्र बुध भी है, बुध का भी है, तो यहाँ पर ये खराब नहीं करेगा। और हाँ, यहाँ जिनका विवाह नहीं हुआ कई सालों से, अच्छा, वो जवान भी हैं, वो विवाह लेट होगा, उनका विवाह भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जिनकी गोपनीय शनि विवाह नहीं करा। लेकिन मूल कुंडली में तो शनि डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, मूल में डिस्टर्ब करता है, लेकिन गोचर में आता है तो विवाह कर देता है, वहां पर संतान जन्म भी हो जाता है और नया अफेयर जिनका नहीं है वो शुरू हो जाता है। तो शनि यहाँ पर आपको आनंद देने भी आएगा। हाँ। सातवां भाव तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का भी होता है। हाँ, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इन सब मामले में बहुत बढ़िया है, बहुत। सातवां भाव आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ रोग वगैरह है तो उसमें भी सुधार करना चाहिए सर्जन साहब, क्योंकि दो पार्ट में तो, दो नक्षत्र में तो ये अपना मित्र और अपने में ही है। लास्ट टाइम में जाते जाते थोड़ा सा अगर नुकसान कर दे तो कर दे, नहीं तो यहाँ तक नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक ही रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए तो फिर बढ़िया ही है, अच्छा है। अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में शनि है। हाँ, इसका क्या होगा? देखिए, एक तुला राशि के लिए तो शनि मित्र हाँ, योग कारक हो जाता है, मतलब आपका तुला हो, तो यहाँ पर राशि से तो शुभ है ही वो, और उसके ऊपर छठे भाव में आ गया। तो ये जो ग्रह होते हैं शनि या जितने भी क्रूर ग्रह, वो उपचय घरों में बहुत अच्छे होते हैं। उपचय घर आप जानते हैं तीसरा होता है 3 6 8 12 3 6 8 10 तो यहाँ पर जो छठे भाव में आ गया, तो यहाँ पर दुश्मनों से मुक्ति, एजुकेशन में बहुत कर्ज वगैरह में क्या होगा? मुक्ति, कर्ज से। जो लोग कंपटीशन में जा रहे हैं उनके लिए मुक्ति, जो एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं जो लोग, अच्छा, हाँ, उनकी आईपीएल में जाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, जो भी लोग कॉम्पीट कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए इससे बेहतरीन समय नहीं है और यहाँ उनकी सफलता निसंदेह मिलेगी। हाँ, अगर और जन्म कुंडली में बढ़िया हो तब तो फिर कई गुना सफल। कई गुना और दशा बढ़िया हो तो फिर तो बल्ले बल्ले हो। यानी कि तुला राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत हाँ, उनके लिए अच्छा ही छठे भाव में। नहीं। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा ही है। तुला राशि वाले लोग जितने भी खेल कूद से संबंधित, जो अच्छा बिजनेस व्यापार भी शनि से संबंधित तो यहाँ पे उनका बिजनेस भी अच्छा है। अगर आप सरकार से डील करते हैं, कॉर्पोरेट से डील करते हैं या इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं तो आपको उनसे बहुत अधिक लाभ होने की संभावना। अच्छा, सरकार से भी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल और शनि का बड़ा विपरीत संबंध अक्सर बताया जाता है कि इन दोनों का संबंध आपस में जल्दी जमता नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों के जैसे पंचम भाव में आ रहा है और कुंडली के तीसरे और चौथे भाव का मालिक है, वैसे वृश्चिक राशि के लिए तो समग्रह के तौर पर में शनि को देखा जाता है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, अच्छा, उसका नाम है कि अतिचारी जुपिटर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। अतिचारी बृहस्पति और 2050 में दुनिया का नक्शा कैसा होगा। ठीक है। उसमें करते करते मैंने देश की कुंडली का भी एक चैप्टर है। अच्छा। देश की कुंडली की बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 47 को 1947 को, तो उस समय उससे आधा घंटा पहले पाकिस्तान बना था और हमारा देश बना था 15 अगस्त 00 में, और कराची में पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान का जो लग्न है वो है मेष। अच्छा। भारत का जो लग्न है वृष, चंद्र, भारत के चंद्र का। और वहां पर जो नक्षत्र है पाकिस्तान का, भारत का देश का है, वहां पर नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। अभी आपने बात की ना शनि और मंगल में और जो एनिमिटी है दुश्मनी है, तो पाकिस्तान में क्या हुआ, जो देश आजाद हुआ तो पहले 18.5 साल तक उनको शनि की दशा मिली। अच्छा। और ये मेष लग्न में शनि की दशा घातक हो गई और वहां से आते आते 66 तक वो 2 वॉर में बुरी तरह भारत से हार गए, बाकी वहां मिलिट्री शासन बना। जबकि यहाँ पर भारत में वहां क्या हुआ, मंगल का लग्न है, नक्षत्र शनि का है, इसलिए घातक हो गया।
अच्छा हाँ, या आपको नई जानकारी होगी, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए भी नई जानकारी होगी। मैंने इस पर मैं कुछ अभी तक देखा ही नहीं। इस तरह का ज्योतिष लोग नहीं करते। हाँ। तो वहां पर अगर आपका जन्म नक्षत्र हाँ। और लग्न दोनों में विरोधाभास है तो आपको बहुत संकट होने वाला है। ये वहां का संकट है। तो यहाँ भारत के लिए क्या हुआ, वृष लग्न में पुष्य नक्षत्र मिल गया, तो यहाँ दोस्ती हो गई। तो यहाँ भारत में जो तरक्की हो रही है वहाँ इस तरह से नहीं होती, ये भी एक फर्क पड़ता है। अब आप पूछे, आपको प्रश्न है, ये किताब का एक बड़ी बात ये नक्षत्र पर में ज्योतिष तो चर्चा ही नहीं करते, नक्षत्र को तो पढ़ते ही नहीं। मेरा विषय नक्षत्र है। और नक्षत्र पर में जाने का तो अर्थ हो गया कि और सूक्ष्म में आप चले गए और डिवाइड कर दिया और पार्ट में आप चले गए। तो नक्षत्र को देखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, वृश्चिक राशि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में शनिदेव जो है सो आ रहे हैं 29 मार्च से। यहाँ क्या हो रहा है, पंचम भाव में जो आ रहा है तो वहां पर वो वृश्चिक का जो साइन है वो भी वाटरली साइन है, जो जल तत्व राशि है, ये भी जल तत्व राशि है। तो यहाँ शनि कूल है, अच्छा, यहाँ घातक नहीं, यहाँ वो क्रिएटिविटी को निकाल के बाहर कर। लेकिन पंचम भाव तो सूर्य का घर होता है। सूर्य का घर तो होता है, लेकिन यहाँ पर वो यहाँ इस राशि के लिए तो बृहस्पति का घर है। हाँ। तो बृहस्पति के घर में वो कूल है, अच्छा, कूलिंग इम्पैक्ट है उसके पास, वो विध्वंसक नहीं है, वो शांति प्रिय हो रहा है। वो शांति प्रिय हो रहा है, उससे कह रहा है कि जो तूने जब चौथे में शनि था, जो तूने घर में उत्पाद बचाया, जो तेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हुआ, जो तेरा जॉब में गड़बड़ हुआ, वो सब दोबारा से किया जा सकता है। अगर तो एग्जाम में फेल हो गया तो पास हो सकता है। अब तेरे को मौका दे रहा हूँ तो अपना कर, और फिर मैं तेरे को आगे जाके और मदद करूंगा। संतान के मामले में भी संतान के मामले में इस समय संतान होगी तो बहुत अच्छी है। इन 2-2.5 सालों में संतान। जब पंचम भाव कहते हैं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, उसमें जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, उसमें नुकसान है, उसमें फायदा उसमें नहीं। फिर मंगल और शनि की दुश्मनी हो जाएगी। फिर वहाँ हर जगह दुश्मनी नहीं होगी, ये भी डिपेंड करता है कहाँ दुश्मनी होगी, कौन सा डिपार्टमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपके दुश्मन से भी वो दुश्मनी नहीं होती, वो समय समय पर होती है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज, पंचम भाव जैसे प्रेम संबंध का, हाँ, तो प्रेम संबंध बनेंगे और पुख्ता बनेंगे। गलत करोगे तो आपको दाग पड़ेगी, अगर आप धोखा देने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओ। ऐसे लंबा चलेगी अगर सही चलोगे तो। अब हम लोग बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि का मालिक बृहस्पति, और बृहस्पति और शनि का संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है। तो बृहस्पति के कुंडली में, यानी कि धनु राशि के कुंडली में बृहस्पति के ही घर में है, चतुर्थ भाव में मीन राशि में शनि, तो इसको फिर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो उसका नक्षत्र उसको मिल रहे हैं बहुत कंफर्टेबल नहीं मिल रहे, क्योंकि धनु राशि के जो नक्षत्र होंगे कौन से होंगे, या तो सूर्य का होगा या शुक्र का होगा, ये जी मिलेगी ना, केतु का मिलेगा, शुक्र का मिलेगा, मूल नक्षत्र मिलेगा, या पूर्वाषाढ़ा मिलेगा, और फिर वो तीसरा वो उत्तराषाढ़ा मिलेगा। तो नक्षत्रों का एनिमिटी है यहाँ पर। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहेगा। चौथा भाव, हालांकि नक्षत्र वही है, लेकिन जो मूल नक्षत्र, आप जिन नक्षत्रों में व्यक्ति कहाँ पैदा होगा, जहाँ पैदा होगा वो भी डिपेंड करेगा। अगर उसकी जो धनु राशि है या तो केतु के नक्षत्र में होगा, या शुक्र के में होगा, या वो सूर्य के में होगा, तो उन नक्षत्रों से मैचिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा, इसलिए यहाँ डोमेस्टिक जो प्रोसेस है और पारिवारिक स्थितियां जो है, वो ढंग की शांति है, वहाँ डिस्टर्बेंस होगा। जमीन बेचने में दिक्कत आ सकती है, गलत आदमी हो सकता है, इस तरह के जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं उसमें प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा परेशान, इसमें शांति रखना पड़ेगी। और उससे फिर जॉब डिस्टर्ब होगा, घर की अशांति से जॉब भी डिस्टर्ब होगा। जिसका काम ही प्रॉपर्टी डीलर का है वो भी परेशान हो जाएंगे, उनको फायदा नहीं, मकान वाले नहीं मिलेगा। तो अगर धोखाधड़ी करती तो लंबे फंस जाए। अच्छा, धोखाधड़ी में इस समय धनु राशि वालों को बच। और माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? माता जी का स्वास्थ्य डिपेंड करता है उनकी कुंडली पर, जनरली ठीक रहेगा, अगर खराब है तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा। और जैसे कि चौथा भाव तो आपका छाती, हृदय, फेफड़ा, हार्ट संबंधित इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से कम, अगर मान लो आप गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो फिर आप जो शनि के विरोध का, ये सब शनि के विरोध का चीज है, तो फिर आपको पकड़ेगा। एक बार तो आपको हिला के जाएगा।
दोस्तों हम लोग सनी के उपाय पर में भी चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ। वैसे गुरुदेव का कहना है कि उपाय आप खुद हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें। अच्छा, मकर राशि वालों का तो मालिक ही है सनी, एकदम का स्वामी है। और शनि इनके लिए कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरे भाव में तो ऐसे भी अच्छा होता है शनि, तो ऐसे भी अच्छा होता है। दूसरी इनकी 7.5 खत्म होगी, मकर राशि की 7.5 उसी दिन से खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। और यहाँ शनि उन्मुक्त है और मस्ती के मूड में है और फ्री हो गया है। फ्री हो गया है, आप अपना काम बढ़ाएं, अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाएं, नई नई जगहों पे मिलें, नए नए प्रोजेक्ट हाथ में लें, ठीक है। नए लोगों से, बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। जो पॉलिटिक्स में उनको बहुत लाभ होगा, सोशल सामाजिक कार्यों से जुड़े उनको लाभ होगा, मीडिया से, ज्योतिष से, सोशल मीडिया से, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके संपर्क बनेंगे, यात्राएं होंगी, देश में भी होंगी, विदेश में भी होंगी, इज्जत बढ़ेगी, विवाह वगैरह ये सारी चीज, मतलब ये सब अच्छा है, बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शनि का प्रभाव। यानी कि जो पिछले 7.5 साल से अथवा खास करके 2.5 साल से जो ज्यादा परेशान थे, वो सब समाप्ति इस समय में होने जा रही है और ये फ्री होने परेशानी एकदम फ्री होने। कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हो आप? कुंभ राशि वालों के जो 7.5 भी अभी बची हुई है और दूसरे भाव में शनि आ रहे हैं, तो वैसे बोलते हैं ना कि जो पहली 7.5 होती है वो 2 सिर पे होती है, दूसरी हृदय पे होती है, तीसरी पैरों पे होती है। ये इस राशि के लिए सही बात है। यहाँ शनि भागता हुआ शनि जा रहा है तो, और अच्छा उसकी राशि भी ठीक है, अच्छा उसकी मूल राशि आपकी भी ठीक है, आपकी कुंभ राशि है, वो भी शनि की राशि है, फिर यहाँ से जा रहा है, अपने नक्षत्रों से जा रहा है। बेसिकली जो भी उसने आपको बीच में कभी तंग किया है, जो भी काम रोके हैं, वो सारे कार्य धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, विवाह हो सकता है परिवार में किसी का, या आपका एक सुनने को आपका हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, बच्चे का कैरियर बहुत बढ़िया हो सकता है। अच्छा, जो लोग कंपटीशन में जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बेहतरीन समय है। और दूसरा भाव तो धन धान्य के लिए, इनकम में बढ़ोतरी होगी, एक अच्छी व्यवस्था का पैसा जमा करने का ये समय है, और बाकी सब मामलों में भी बढ़िया है। वाणी के लिए कैसा रहेगा? वाणी के लिए अच्छा है, वाणी का सदुपयोग करेंगे तो बहुत लाभ। लेकिन करवा तो वाणी कर देता है सही दूसरे ये दशा पे डिपेंड करेगा, और भी करेगा, मंगल कहीं आ गया और तो वो सब में ध्यान रखने का विशेष ध्यान। वैसे अभी 2 महीना थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु है तो ध्यान, शनि राहु दोनों हो गए, जस शनि तस राहु कहते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी 7.5 जाती हुई है, इसलिए ज्यादा कुछ परेशान करने वाली बात नहीं है, अच्छा ही है। और जन्म कुंडली में अगर बढ़िया हो तो खैर कहने की बात नहीं। करेक्ट। अब बात करेंगे राशि चक्र के अंतिम राशि की, मीन राशि की, जिस राशि में ही शनि का गोचर हो रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा है? क्योंकि मीन राशि के लिए दूसरी ढैया है, पहली ढैया तो खत्म हो गई, पहली ढैया भी उतनी खराब नहीं रही होगी, क्योंकि वहां पर वो खराब तब होगी जब दशा खराब हुई, योग खराब होगा तब खराब होगी, कुंडली खराब होगी तो खराब ही, वरना ऐसे गोचर खराब नहीं होगी, ऐसे ट्रांजिट खराब नहीं होगी। अब ये यहाँ रहेगा तो यहाँ पर थोड़ी चेतना जगाएगा आपको, जो आपने गड़बड़ झाला आपके भीतर है उसको करेक्ट करेगा, जो आपने रॉन्ग डूइंग करते हैं या झंझोड़ के रख देगा आपको सही रास्ते पर। आपको एक बार तो आपका मंथन करेगा, मंथन करके फिर आपको बेहतर आदमी बनाएगा। बेहतर आदमी जब बनता है तब तक फिर उसके सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी इज्जत भी बढ़ती है, उसका नाम भी होता है, और लोग उसको बहुत सम्मान से देखते हैं। तो ये सम्मानजनक पीरियड है, लेकिन यहाँ पर सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। You have to walk on the tight rope. जैसे मदारी नहीं चलता है, रस्सी के ऊपर है। सही बात है, रस्सी के ऊपर डंडा लेके अनुशासित रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासित रहना पड़ेगा। मेष से लेकर के मीन तक की चर्चा करी। शनि के बारे में जो कहानियां हैं जिसे डरा करके आपको डराया जाता है सुना करके, उसके बारे में चर्चा करी। अब थोड़ा सा और शनि के बारे में चर्चा करते हैं। शनि के लिए आप जैसे अपना 40-45 साल का आपका अनुभव रहा है, नहीं इतनी हमारी उम्र नहीं हुई है अभी तो 40-45 साल के अनुभव में आपने हजारों लाखों कुंडली देखी होगी।
तो उसमें शनि के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय आपने क्या देखा, और किसी कंडीशन सबसे में? प्रभावी उपाय होता है आप अगर आप ध्यान करते हैं अच्छा, या आप किसी तीर्थ स्थान जाते हैं ठीक तो है। जाना चाहिए। हाँ, अगर आपने संकल्प में रखा है कि मैं इतने तीर्थ करूंगा जीवन में, अच्छा तो अगले 2-2.5 साल में जितने हो जाए अच्छा कर दिएगा, हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा उपाय होता है। अच्छा। जब हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, दर्शन मात्र से ही शनि आपके लिए घातक नहीं रहता। हाँ। नंबर एक। और जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय ध्यान करने के लिए। हाँ। जो लोग मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको विधिवत करते रहना चाहिए। हाँ। और जहां तक संभव हो गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ। अगर आप धोखा देंगे इस बार पकड़े जाएंगे। अच्छा। आप फिर शनि के साढ़े हो या शनि के ढैया हो, या आप धोखा देते हो, आप झूठ बोलते हो, आप पत्नी को चीट करते हो या पत्नी आपको चीट करती हो, फिर पकड़े जाओ। अच्छा। फिर आपके बचने का चांस कोई नहीं। तो शनि के समय में कहने का मतलब ये है कि तीर्थ व्रत ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा जाएं, देवताओं का दर्शन करें। दर्शन मात्र से गुरुदेव का कहना है कि जो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। जो पैसा बचा करके रखा है, कभी मन में है कि कभी जाऊंगा, उसको बच्चों के नाम पर में ना छोड़े, अपना तीर्थ व्रत कर लें अपना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, चाहे अभी आप युवा ही क्यों ना हो। नहीं एकदम अच्छा। शनि के लिए एक रत्न जो नीलम आपने भी धारण कर रखा है। मैंने भी और आपका नीलम बहुत कॉस्टली भी लगेगा। अच्छा ये नीलम किसको रत्न, अच्छा नीलम से पहले रत्न धारण का क्या विधान है, कैसे रत्न किसको धारण करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? देखो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, ये मस्तिष्क, ये किसी कुंडली में बनाते हैं। ठीक है। ये विधि भूल गए लोग। अच्छा। किसी कुंडली में बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने ग्रह हैं वो सबका एक एरिया है ब्रेन ब्रेन के अंदर। अच्छा। मस्तिष्क के भीतर छोटे से मस्तिष्क में उसका ब्रेन है। तो जो ग्रह कुंडली में खराब होता है, उससे जो करंट आता है बॉडी में, उससे जो कनेक्शन बॉडी में आता है, या तो वो ओवर कनेक्ट हो जाता है या लेस कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ओवर कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप गलतियां करते हैं, लेस कनेक्ट हो जाता है तो लोग आपको वो मूर्ख बोलते हैं या आप उतने बोली आप बेवकूफ बनते चले बनते चले जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो वहां पर उसको पहनने से वो कनेक्शन जुड़ जाता है। अच्छा। अब मान लो उससे पहले आप वो गलत लोगों के सर्किल में थे, फिर आपको खुद लगता है कि मैं कहाँ फंस गया इनके भीतर, मैं इस लायक था नहीं। तो जो रत्न जब पहनता है आदमी, तो उसे खुद की चेतना प्रबल होती है। वो रॉन्ग डूइंग से सही डूइंग पे आता है। वो गलत कर रहा हूँ उससे अलग होता है। अगर वो खुद अपना समय खराब कर रहा है, या पढ़ लिख नहीं रहा है, या अपने काम नहीं कर रहा, या फालतू में टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, या जो भी काम फालतू के काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर फंसा हुआ है, तो धीरे धीरे उसको लगता है कि ये आदमी तो पैसा कमा रहा है। अभी तुम्हारा जो कार्यक्रम है तो पैसा कमा रहे हो, देख रहा है, उसे ज्ञान मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन कोई जोक ही दिख रहा है सुबह शाम तक, हंसे जा रहा है, जो जोक दिख रहा है मतलब कर रहा है, वो तो पैसे कमा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? सही बात। ऐसी मूर्खता वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। दूर करता है ये रत्न। यानी कि रत्न धारण करने का आप योग कारक और मारक से कोई लेना देना नहीं? योग कारक तो पहनना चाहिए, मार्ग से बचना चाहिए। बचना चाहिए, यानी कि ये सच्चाई है। ये मैं इसी विषय पर मैं चलता हूँ, और इसी विषय पर मैं जो ग्रह मारक हो जाते हैं प्रयास करता हूँ, और खास में उनका क्योंकि उसका देखा है कि नेगेटिव प्रभाव हो जाता है। मैंने आपसे यहाँ पर भी रिसर्च किया है। अगर मान लो मारक भी है और भाग्य वाला भी है, तो कब वो भाग्य को इतना देगा और कब उल्टा कर देगा इसका पता नहीं रहता। क्योंकि एक व्यक्ति को देखा कि नीलम मैंने नहीं दिया था, बहुत पुरानी बात है, एक है उन्होंने दिया था, नीलम दे दिया, बढ़िया क्वालिटी का दे दिया, सौंदिम दे दिया, और विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति को कहते हैं नीलम खतरनाक भी होता है, नहीं सबसे खतरनाक पावरफुल रत्न नीलम है, और एक्सीडेंट हो गया उसमें। यानी कि वो मारक था, उनका कहना था कि इस रत्न को धारण करने से तुम इससे बचोगे, लेकिन वो बचा नहीं, उससे उसका दुर्घटना हो गया। तो मारक ग्रह का तो रत्न नहीं ही धारण करना चाहिए। एक और बताऊं, मैं बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 45 ईयर्स पुरानी। अच्छा। तो मैंने किसी को नीलम बताया, अच्छा, मैंने कहा बांध ले, देख लो, चेक करो। तो उसने बांध लिया, तो तीसरे चौथे दिन मेरे पास आया कि साहब मेरी बीवी भागी। अच्छा। और
मेरे ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया अरे वाह। और एक और कुछ केस हो गया, 3 केस हो गए। और रात का समय, सर्दी के दिन, तो मैं ग्वालियर से हूँ, वहाँ भी काफी सर्दी पड़ती है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं तुम्हारी रिपोर्ट कराऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा करो, इस कोड को उतारो, देखो टीजन खोला तो क्रैक था, क्रैक की बात है, तो ये क्रैक का फल है। क्रैक का। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, इसको मत पहनो, कल तुम दूसरा पहनो, लेकिन वहां से। तो फिर उसने पहना, तो क्या हुआ, तीसरे दिन उसके साले दोनों आए, बोले बहन जी से गलती हो गई। सही। हाँ, दूसरा किस्सा, वो जो ट्रक था, उन्होंने कहा ये आपके ट्रक में तो कोई था ही नहीं, तो अपने गलती पकड़ लिया। एक उसका वो था फ्लैट, अच्छा। लाइन थी उसकी, तो उसके बगल में एक कर्नल था, अच्छा। जिसने उसे पहना ना, उसने वो बंदूक लेके चलाया, मेरे को बेच, मेरे को गोली मार दो, आया मेरे पास। और जब ठीक पहना उसने, तो कर्नल साहब आए, हाथ जोड़ के बोले देखो साहब, दूंगा तुम्हें बाजार में 2.5 लाख है, आपको 5 लाख देता हूँ। बहुत खुश हो गया। तो ऐसा नहीं होता। सही बात, यानी कि रत्न पहनने से पहले उसको चेक करना बहुत जरूरी है। ये अनुभव की बात है, नहीं, अनुभव की ये बात सही बात है, हमेशा होता है। रत्न अगर क्रैक है, रत्न टूटा हुआ है, तो आपके फायदे बदले नुकसान कर सकता है। यानी कि रत्न पहनने का नियम हो गया दर्शकों के लिए इस प्रकार से कि जो कुंडली में योग कारक ग्रह है 6, 8, 12 में नहीं है, खराब नहीं है। तो अच्छा, एक और चीज, अस्त अवस्था में अगर कोई ग्रह है तो उसके लिए अगर वो मारक है तो भी रत्न धारण किया जा सकता है। अस्त अवस्था क्या होती है? अस्त तो ऐसा होता है ना, जो भी ग्रह सूर्य के पास है एक पर्टिकुलर डिग्रीज में, तो उसका प्रकाश पृथ्वी में नहीं आता, वहां तो अस्त नहीं होता आकाश में, ना वक्री होता है, हम जानते हैं। लेकिन पृथ्वी में प्रकाश नहीं आता, क्योंकि हमारा जो ये विज्ञान है, ये प्रत्यक्ष विज्ञान है, जो दिखता है ग्रह की बात करते हैं। सही बात। तो अगर मान लो बृहस्पति अस्त है या शुक्र अस्त है, तो विवाह नहीं होते। इसी तरह से जब कोई ग्रह अस्त होता है, तो उसका प्रभाव उसी हिसाब से घट जाता है, कम हो जाता है, या घातक भी, डिपेंड करता है। तो अस्त अवस्था में अगर कोई ग्रह है और मान लो आपकी वो योग कारक ग्रह था, लेकिन अस्त अवस्था में, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा या एकदम देगा, एकदम देगा। अच्छा। योग कार्य तो पक्का से देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, एकदम देगा। अस्त अवस्था हाँ, अस्त अवस्था में देगा। हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो, स्लो हो जाए। देगा तो अस्त अवस्था में कोई ग्रह हो तो उसका रत्न धारण करना चाहिए। बिल्कुल करना। योग कारक हो, अस्त अवस्था में हो तो कर सकते हैं। और मारक हो और अस्त मेरा भी अस्त अवस्था में नहीं किया। और मारक हो और अस्त अवस्था में हो तो नहीं करना चाहिए। तब नहीं करना चाहिए, तब वो नुकसान ही करेगा अगर धारण करते हो तो। तो ये बहुत बड़ी थ्योरी। आज रत्न से संबंधित किसी के मन में कोई शंका होगी तो वो दूर हो गई होगी कि अब बिना हमारे आपके पास आए हुए भी अगर कुछ हल्का फुल्का जानकारी होगी तो धारण कर सकते हैं। अच्छा, अब और एक और विषय पर मुझे चर्चा करना था। आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न, लगभग 1000 से 500 लोग रोज कॉल करते हैं मेरे पास में, और ज्यादातर प्रश्न बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले आते हैं, अफेयर्स के आते हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं, शादीशुदा लोग हैं, फिर भी वो अफेयर के बारे में ज्यादा प्रश्न करते हैं। तो इस पर में थोड़ा सा आप ये बताएं कि अफेयर कब कब हो सकता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रह की युति होती है, या ऐसा क्या होता है तो अफेयर ज्यादा होते हैं? चंद्रमा रॉन्गली एक्टिव हो तो फिर होते हैं। अच्छा। शुक्र एक्टिव हो तो फिर होते हैं। अच्छा। तो बाकी फिर डिपेंड करता है कि 5वां घर कैसे बोलता है, 7वां घर कैसे बोलता है, 8वां कैसे बोलता है, 12वां कैसे बोलता है। तो फिर सारी ग्रह फिर कर देती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, लेकिन ये विशेष तौर पर मैं कहा जाता है कि शुक्र और मंगल की अगर युति रहती है किसी भी भाव में, कोई भी कुंडली में, तो वो ज्यादा शुक्र अगर 12वें घर में हो तो फिर हुए होगा ही होगा। अच्छा, 7वें में हो तो भी होगा। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, अफेयर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि का प्रयोग। अपनी बुद्धि का प्रयोग, सही बात है। कल ही मैं, क्योंकि अफेयर तो आप कर रहे हैं ना। कल मैं एक बहुत बड़े संत से बात कर रहा था, उनकी कुंडली देख रहा था, और अच्छे साल है, बहुत बढ़िया साल है, और वो कह रहे थे कि मिश्रा जी, मैं आपके पास में गुप्त रूप से इसलिए संपर्क कर रहा हूँ कि मेरे अफेयर बहुत हो जाते हैं। मैं पूजा पाठ जाप तप करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैंने शादी नहीं की अभी तक, लेकिन जहाँ जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनसे अफेयर हो जाता है, उनसे अफेयर ही नहीं हो जाता, शारीरिक संबंध तक बन जाता है। तो मेरा तो ब्रह्मचर्य बार बार बंद हो जाता है। ये कैसे भरोसा है?
ये कैसे ब्रह्मचारी हो। और जब कुंडली जब उनकी देखी तो कुछ देखा कि खास करके शुक्र मंगल की विशेष होती थी और सप्तम भाव में थी। तो वो एक काम जो वो हर बार उनको शुक्र सप्तम में वो मंगल हो तो सोने में सुहागा हो गए। अच्छा ये हो गई, तो इससे बचना चाहिए। और लगभग जो है जब सभी विषयों पर में हमारी चर्चा हो ही गई है, शनि का उपाय भी हो गया, शनि के बारे में जो मिथ्याएं हैं, यानी कि एक और चीज पर में चर्चा थोड़ा सा कर लें कि साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो या गोचर में विपरीत चला जाए शनि, अगर जन्म कुंडली में शनि बुरा है तो ही वो ज्यादा परेशान करेगा, नहीं तो नहीं करेक्ट। यानी कि ज्योतिष जो डराते हैं उस ज्योतिष धंधा थोड़ी है हमारे लिए, सही। हमारे लिए साधना है, सही बात। धंधा नहीं हमारे लिए। और आपको मैं बता दूं कि गुरुदेव की बहुत सारी किताबें हैं ज्योतिष से संबंधित, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप ये समझो कि जितना किताब आप जिंदगी भर में पढ़ोगे नहीं, उससे ज्यादा किताबें उन्होंने लिख दी है जो हमारे आने वाले वंशज के लिए धरोहर का काम करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए जो ज्योतिष सीखना चाहेंगे। तो किताब तो अपना जो है अमेजन पर में भी उपलब्ध है। डॉक्टर अजय भामी के नाम से जब आप सर्च करोगे तो आपको अमेजन पर में बहुत सारे किताब मिलेंगे, आप निकाल करके पढ़ोगे। जितने भी इच्छुक लोग हैं पढ़ना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ा, क्योंकि आप पुराने शास्त्र में से निकाल करके पढ़ने का तो समय नहीं है। और यहाँ पर में तो केवल समरी आपको मिलेगा जो क्रीम है।